हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के जो नवनीत स्वाध्याय का हम लोग ये पढ़ रहे हैं कृति पत्रिका। उसमें आज हम जो है साइंस 2 का कृति पत्रिका 5 देखेंगे। हमारा ये 40 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ये सूचना है, सूचना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नामांकित आकृति बनाओ। प्रत्येक नए प्रश्न की शुरुआत नए पेज से करो और प्रश्न के दाईं ओर पूर्णांक दिए हुए हैं। बहुपर्यायी प्रश्न में जो है पहले प्रयत्न के लिए ही उत्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब जो तुम फर्स्ट आंसर लिखोगे, चाहे वो राइट हो चाहे रॉन्ग हो, उस पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, और बहुपर्यायी प्रश्न में तुम्हें सिर्फ जैसे जो ये दिए हैं पर्याय क्रमांक, सिर्फ वही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ये सूचना, कोई भी विषय होने दो, सूचना जरूर पढ़ना। कभी भी पेपर सॉल्व करने से पहले सूचना जरूर पढ़ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1A, उचित पर्याय का चयन करो। प्रश्नों का उत्तर पर्याय क्रमांक के साथ लिखो। पर्याय क्रमांक के साथ लिखना है। तो देखो पहला क्या है, डैश को बुद्धिमान मानव वर्ग का पहला उदाहरण माना जाता है। तो क्या आएगा, ये यहाँ पर आंसर आएगा नियंदरथल मानव। ड, तो आंसर कैसे लिखेंगे, 1 का ड। इस तरह से बस इतना ही लिखना है। फिर जनक किण्व कोशिका में डैश पद्धति के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा। तो आंसर कैसे लिखोगे, 2 का ब। ठीक है, सिर्फ ब, बस इतना ही लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, डैश के शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट युक्त संरक्षण कवच विद्यमान होता है। किसमें, सितारा मछली। तो आंसर क्या लिखोगे, 3 का ड। फिर फोर्थ क्या बोला है, डैश जीवाणु गंदे जल में स्थित मानव निर्मित रसायन का विघटन करते हैं। ठीक है, क्या आएगा, ड का आंसर, फिनाल जो है ऑक्सीडाइजिंग। तो क्या आएगा यहाँ पे, 4 का ड। ठीक है, उसके बाद 5th क्वेश्चन क्या दिया, रूस में चेर्नोबिल परमाणु भट्टी का उपयोग केवल डैश के लिए किया जाता था। मतलब वहाँ पे जो परमाणु भट्टी है, तो लेकिन वो भट्टी क्यों है, उसका उपयोग कहाँ होता है, केवल बिजली निर्माण के लिए, बाकी सब काम के लिए नहीं होता है। परमाणु ऊर्जा वगैरह के लिए नहीं, बिजली निर्माण के लिए। तो आंसर क्या आएगा, 5th का ड, बिजली निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ब, क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। असंगत पद पहचानो। असंगत पद क्या है, देखो गाजर, मूली, आलू, शकरकंद। क्या है असंगत, आलू। क्यों, क्योंकि बाकी सब जो है वो खाने योग्य जड़ के प्रकार है, क्योंकि गाजर, मूली, शकरकंद वो जड़ का प्रकार है। ठीक है, आलू जो है वह असंगत है। फिर उसके बाद सहसंबंध पहचानो। गुणसूत्र का वलीभवन पूर्वावस्था, तुर्क तंतु की निर्मित मध्यावस्था। ठीक है, मध्यावस्था में तुर्क तंतु का निर्माण होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्राणी के संघ का नाम लिखो। यहाँ पे सिर्फ प्राणी के संघ का नाम लिखना है। संघ क्या है, संधिपाद। तुम्हें सिर्फ इतना ही लिखना है। वर्गीकरण आया तो ये सब लिखना, जगत, उपजगत, संघ, वर्ग, उदाहरण सब। लेकिन हमें प्रश्न में क्या बोला, प्राणी के संघ का नाम लिखना। तो क्या लिखोगे, संधिपाद प्राणी संघ। ठीक है, नाम चाहिए तो प्राणी का नाम लिख सकते हो। प्राणी कौन सी है, तितली है, और यह संधिपाद प्राणी संघ है। ठीक है, बस इतना ही आंसर लिखना है। ये तो वर्गीकरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखो कि निम्नलिखित कथन सत्य असत्य। क्या लिखा है, निडारिया प्राणियों के शरीर में विशिष्ट प्रकार की कॉलर कोशिकाएं होती हैं। असत्य। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, समूह अ से समूह ब में से मतलब जो है मैच द फॉलोइंग करना है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, क्या लिखा है, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नील क्रांति। तो उन्होंने जो है हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति लाई। इसके लिए आंसर ये होगा। तो कैसे लिखोगे आंसर, समूह अ लिखना, फिर बीच में उत्तर, और यहाँ पे समूह ब। तो समूह अ और ब में जैसा लिखा वैसे लिखना, और उत्तर में यहाँ लिखोगे ब हरित क्रांति। ठीक है, इस तरह से आंसर लिखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, नया प्रश्न, नए पेज से शुरू करोगे। वैज्ञानिक कारण लिखना है, कोई भी 2, 4 मार्क्स का, यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 लिखना है, एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे। क्या है, उत्क्रांति पर डार्विन द्वारा किए गए कार्य मील का पत्थर है। तो देखो यहाँ पे उत्क्रांति, डार्विन ने उत्क्रांति के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, दूसरा है जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत। करोड़ों वर्ष से पृथ्वी की उत्क्रांति हो रही है। डार्विन के अध्ययन करने से उत्क्रांति परिवर्तन के लक्षण तथा प्रक्रिया सटीक समझ में आती है। उस समय डार्विन के द्वारा किए गए निरीक्षण का परीक्षण आधुनिक विज्ञान के तकनीक द्वारा
करने पर सभी निरीक्षण पाए गए, अतएव उत्क्रांति पर डार्विन द्वारा किए गए कार्य मील का पत्थर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 से 50 आयु वर्ग की स्त्रियां रजोनिवृत्त हो जाती हैं, क्यों? देखो यहाँ पे स्त्री के शरीर के प्रजनन संस्थान का कार्य नियंत्रित करने वाले संप्रेरक का स्राव समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। इस कारण स्त्रियों का मासिक धर्म रुक जाता है और इसलिए 40 से 50 के वर्ष के दौरान स्त्रियां रजोनिवृत्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानवीय आपदा में वृद्धि होने लगती है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, द्वितीय युद्ध के पश्चात लोगों में भौगोलिक, धार्मिक, आनुवंशिक भेदभाव बढ़ गए। विश्व के नागरिकों के मध्य शांति, भाईचारे की भावना नष्ट हो गई। नाजियों के अत्याचार के कारण लोगों में मनमुटाव, तनाव बढ़ा। आतंकवाद, अपहरण, डकैती, सामाजिक संघर्षों की वृद्धि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर अत्यधिक आर्थिक नुकसान हुआ। इसकी पूर्ति करने के लिए प्रौद्योगिकी और विज्ञान का दुरुपयोग किया जाने लगा। तो दूसरे विश्व युद्ध के अंत में क्या हुआ, परमाणु बम का भी प्रयोग किया गया, जिसके कारण विश्व भर के नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, आनुवंशिकता, धार्मिक भेदभाव, अनेक समस्याएं बढ़ गईं। इन समस्याओं के कारण भी अशांति का वातावरण निर्मित हो गया। इसलिए क्या हुआ, विश्व भर में पड़ोसी देश में युद्ध होना शुरू हो गया और विभिन्न देशों की भौगोलिक सीमाएं बदल गईं। लोगों में असुरक्षा की भावना निर्मित हो गई और इसी के कारण मानवीय आपदाओं की वृद्धि होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, कोई भी 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 का आंसर लिखना है। 6 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। पहला है उत्परिवर्तन और भाषांतरण की परिभाषा लिखो। तो देखो उत्परिवर्तन की परिभाषा क्या है, जनुक में अचानक होने वाला परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। अर्थात जनुक की कोई न्यूक्लियोटाइड अचानक अपनी जगह बदल लेता है, तो इस कारण जो छोटा सा परिवर्तन होता है वह उत्परिवर्तन कहलाता है। दोनों में से कोई भी एक परिभाषा। भाषांतरण यानी ट्रांसलेशन क्या है, mRNA पर जिस प्रकार का कोडान होता है उसके पूरक क्रम के एंटी कोडान को धारण करने वाला tRNA को प्रथिन संश्लेषण प्रक्रिया के लिए राइबोसोम में लाने की प्रक्रिया को भाषांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के मध्य अंतर स्पष्ट करो, कोई भी 2 मुद्दे, यानी 2 पॉइंट्स लेके ही अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पे तुम्हें जो है कई पॉइंट्स दिए हैं, तुम्हें केवल 2 ही पॉइंट्स लेके अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, समसूत्री विभाजन गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। द्विगुणित कोशिका का स्वरूप बना रहता है, इसमें रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। फिर एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका निर्मित होती है और यहाँ पे एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका निर्मित होती है। और यहाँ पे समसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरण होते हैं, भाग 1 और भाग 2, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हैं। समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की कालावधि अधिक नहीं होती, यहाँ पे भाग 1 में पूर्वावस्था की कालावधि अत्यधिक होती है। यहाँ समसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों में जनुकीय पुनर्वियोग नहीं होता, पुनर्संयोग, और यहाँ पे अर्धसूत्री में समजात गुणसूत्र में जनुकीय पुनर्संयोग होता है। समसूत्री विभाजन के शरीर के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है और यह लैंगिक प्रजनन में युग्मक निर्माण के लिए आवश्यक होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों में होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो है वो केवल जनन कोशिका में होती है, कायिक कोशिका में नहीं होती है। 7 पॉइंट से कोई भी 2 पॉइंट्स लेना, मोस्टली कोशिश करना 4 पॉइंट्स लिखने की, ताकि कोई एक आध रॉन्ग भी हुआ तो हमें 2 राइट आंसर पे मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्राणियों के नाम लिखो और इन प्राणियों का समावेश खतरे में आए किस प्रकार की प्रजाति के अंतर्गत किया जाता है। तब यहाँ पे देखो पहला जो है वो संकटग्रस्त प्रजाति है। इसमें क्या, उनकी संख्या बहुत कम प्रमाण में दिखाई दे रही है, इनका अधिवास जो संकुचित हो गया है, ये विशेष उपाय योजना न करने के समय प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं। लायन टेल्ड बंदर, ये जो है क्या है, लायन टेल्ड बंदर है। दूसरी है दुर्लभ प्रजाति, रेड पांडा है। यहाँ पे इनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है। प्रजातियाँ स्थान विशिष्ट होने के कारण शीघ्र गति से लुप्त होने के कगार पर है, रेड पांडा, ठीक है। ये जो है रेड पांडा, ये दुर्लभ प्रजाति है, ये संकट प्रजाति। मतलब यहाँ पर ये लायन टेल्ड बंदर है और ये जो है ये रेड पांडा है और संकटग्रस्त प्रजाति है इसमें, और ये जो है दुर्लभ प्रजाति में आए। नेक्स्ट टिप्पणी लिखो, योगर्ट का उत्पादन।
योगर्ट का उत्पादन। देखो योगर्ट एक दुग्धजन्य उत्पाद है। औद्योगिक पद्धति से योगर्ट का उत्पादन करते समय दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने पर दूध पाउडर मिश्रित करते हैं और इस दूध का किण्वन कराया जाता है। दूध को उबाला जाता है, गुनगुना होने तक ठंडा करते हैं, फिर उसमें 1 और 1 अनुपात के आधार पे स्ट्रेप्टोकोकस थर्माफिलिस तथा लैक्टोबैसिलिस डेलब्रुकी जीवाणु को मिलाया जाता है 1:1 में उस दूध में। तो क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस दूध के लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण लैक्टिक अम्ल में करते हैं और लैक्टिक अम्ल के कारण प्रोटीन का जेल बनता है और दही गाढ़ी हो जाती है। और जो लैक्टोबैसिलस हैं उसके कारण क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड जैसे यौगिक बनते हैं और दही को एक विशिष्ट स्वाद प्राप्त होता है। देखो हम लोग को रिक्त स्थान में क्वेश्चन था ना कृति पत्रिका जो है 4 में, ठीक है। फिर उसके बाद योगर्ट का पाश्चुरीकरण करने पर उसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाया जाता है और प्रोबायोटिक गुणधर्म भी पाश्चुरीकरण के कारण बढ़ जाती है और योगर्ट में फलों का रस इत्यादि मिलाकर उसको स्वाद निर्मित किया जाता है, जैसे स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना योगर्ट, मतलब फलों का रस मिला के उसको जो है थोड़ा सा जो है चेंजेस ले आ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित चिन्हों को संकेतों के अर्थ स्पष्ट करो। यहाँ पर देखो ये क्या संकेत बने हैं, ये क्या है पहले वो बताएंगे। ये है प्रकोपक का और ये है विषैला, ठीक है, ये दोनों है। अब इसमें यहाँ पर जो है इसके बारे में क्या है, प्रकोपक क्या है, ये जो है पदार्थ के संपर्क में आने से त्वचा, नेत्र, नासिका मार्ग आदि कोमल अंगों पर रासायनिक अभिक्रिया होने का अगर दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रकोपक पदार्थ के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर दमा या गंभीर त्वचा वाले रोग होने की संभावना रहती है। और दूसरा है चिन्ह विषैला, टॉक्सिक। विषैले पदार्थ को सूंघने अथवा उसे चखने से हमारे प्राणों पर संकट आ सकते हैं, अतः वैसे पदार्थ के पैकेट पर विषैला पदार्थ लिखा होना आवश्यक है। इसलिए विषैले पदार्थ के पैकेट पर विषैले पदार्थ की चेतावनी वाला चिन्ह छापा जाता है, तो जहाँ तक हो सके उससे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 नया प्रश्न, नए पेज से कोई भी 5 का उत्तर लिखना है, 15 मार्क्स, यानी एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 के आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, स्निग्ध अम्ल वसा अम्ल कैसे बनता है और स्निग्ध अम्ल के विभिन्न उपयोग कौन से हैं। मतलब स्निग्ध अम्ल या वसा अम्ल दोनों का नाम सेम है, स्निग्ध या वसा। तो देखो स्निग्ध या वसा अम्ल का घटक तत्व है, यह जो है आहार सेवन के लिए नए किए गए वसा का पाचन होता है और वसा अम्ल और अल्कोहल बनता है। जब हम लोग भोजन करते हैं ना तो भोजन में जो वसा होती है उसका पाचन होता है और उसके बाद वसा अम्ल और अल्कोहल ग्लिसरॉल बनता है। तो वसा अम्ल जो होता है वो अल्कोहल एक दूसरे से रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। वसा अम्ल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। पाचन के पश्चात वसा अम्ल रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है, शरीर में स्थित सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। वसा अम्ल का उपयोग करके भिन्न भिन्न कोशिकाएं स्वयं के लिए आवश्यक पदार्थ तैयार करती हैं, जैसे जीव द्रव कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो है ना फॉस्फोलिपिड से उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त प्रोजेस्टेरॉन, ईस्टेटोरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, फिर ऑल्डोस्टेरॉन इत्यादि हार्मोन्स वसा अम्ल से उत्पन्न होते हैं। तंत्रिका कोशिका के जो अक्ष तंतु के चारों ओर फैला हुआ आवरण भी वसा अम्ल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे जो आकृति दी गई है इसका निरीक्षण करना और प्रश्न का उत्तर लिखना। क्या बोला है, आकृति 1 में फूल के कौन से भाग दर्शाए गए हैं। देखो आकृति 1 में फूल के जो है ये स्त्री और पुरुष अंग। तो यहाँ पर देखो ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका, ये अंडाशय है, परागकण है, पुयुग्म है। तो स्त्री और मतलब पुयांग और जो है जायांग यहाँ पर देखो दिया गया ना, पुमंग और जायांग ये पुष्प में स्थित क्रमशः स्त्री दल और पुरुष दल ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग नलिका में से निकलकर फूल के कौन से अवयव जा रहे हैं। पराग नलिका में से कौन क्या निकल के फूल के तो यहाँ पे देखो पराग नलिका में से 2 पुयुग्म वहन करती है। पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड के भ्रूणकोश तक पहुँचती है और वहाँ पर पराग नलिका का अंतिम सिरा फट जाता है, दोनों पुयुग्म भ्रूणकोश में छोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति 3 और 4 में दर्शाई गई प्रक्रिया का वर्णन करो। आकृति 3 और 4 में क्या प्रक्रिया है, देखो यहाँ पर पराग नलिका 2 पुयुग्म का वहन करती है।
वर्तिका से होते हुए बीजांड के भ्रूण कोश तक पहुंचती है। अंतिम सिरा फटने पर दोनों जो है भ्रूण कोश में छोड़ दिए जाते हैं। इसमें से एक पुयुग्म जो अंड कोशिका से सहयोग करके एक युग्मज बनाता है और इसको निषेचन या फलन कहते हैं, और जो दूसरा पुयुग्म ध्रुवीय केंद्र के संयोग करके भ्रूणपोष बनता है और दो पुयुग्म भाग लेते हैं, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। फिर निषेचन जो है मतलब दोहरा फलन जो है ना, द्विनिषेचन दोहरा फलन। निषेचन फलन होने के बाद क्या होता है, बीजांड का रूपांतरण बीज में और अंडाशय का रूपांतरण फल के रूप में होता है। इस बीज का अंकुरन होते समय नया पौधा तैयार होता है। इस प्रकार वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन चक्की में आकृति में दर्शाए गए अ ब क ड ई एफ फ इत्यादि भागों को नामांकित करो। ये पवन चक्र की रूपरेखा, हमें क्या करना है, इसको नामांकित करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अ क्या है, अजनित्र है, ब क्या है, गियर बॉक्स है, क है शॉफ्ट, ठीक है, ड है बेरिंग, ठीक है, ई जो है वो पाती है, फ जो है आधार मीनार है। अब देखो तुम्हें जो आकृति दी गई है, अगर तुम्हें प्रश्न में कहा गया कि आकृति बनाकर, ठीक है, आकृति को पुनः बनाकर फिर नामांकन करो, तो आकृति में दर्शाए गए भाग अ ब क ड इत्यादि भागों को नामांकन करो बोला है, तो आकृति बना के उसको नामांकित करना। और अगर मान लो तुम्हारे पास समय नहीं, आकृति नहीं बना पा रहे, तो आकृति की मतलब वहाँ पे ऐसे अ नाम देना, अ में क्या है, ब नाम देना, ब का क्या है वो सब लिख लेना, लेकिन कोशिश करना आकृति अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाने की और फिर उसमें नामांकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, परमाणु विद्युत निर्मिति केंद्र में ऊर्जा के रूपांतरण का संबंधित तालिका पूर्ण करो। ये परमाणु ऊर्जा निर्मिति केंद्र है, तो कैसे कैसे यहाँ पे ये रूपांतरण हो रहा है, ये प्रवाह आकृति है ना, इसको पूर्ण करना तालिका। तो कैसे होगा, पहले देखो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा से वाष्प की गतिज ऊर्जा, फिर वहाँ से टरबाइन की गतिज ऊर्जा और वहाँ से विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। इस तरह से प्रवाह आकृति बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्राणी को पहचानो और इसके प्राणी का जो संबंधित संघ लिखो और यहाँ पर इसके विभिन्न भाग को पहचानो। देखो यहाँ पर तुम्हें क्या बोला, विभिन्न भाग को पहचानो। इसके पहले पवन चक्की में तुम्हें बोला था नामांकित करो, यानी कि तुम्हें वहाँ ड्राइंग बना के नामांकित करना। यहाँ पहचानने को बोला, तो इसके लिए यहाँ पर तुम्हें ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। तुम जो है PQRS जो है नाम लिखकर ऐसे P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है, नाम लिख सकते। यहाँ ड्राइंग नहीं बनाओगे चलेगा, लेकिन वहाँ पवन चक्की में बनाना था, क्योंकि बोला ना नामांकन करो, यानी बना के ही नामांकन करोगे ना। तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, हमें पहले बोला था ना प्राणी को पहचानो, तो प्राणी क्या है, अष्टभुजाधारी ऑक्टोपस है। फिर ये प्राणी कौन से संघ का है, कवचधारी प्राणी संघ है। फिर इसके नाम बोला था ना, भाग पहचानो, तो P जो है उसकी आँख है, Q जो है चूषक है, S नलिका है और R जो उसका शुंडक है। ठीक है, बुक में तुम्हारी ये ड्राइंग बनी हुई है, वहाँ से देखोगे। इसके लिए बुक का जो है प्राणियों का वर्गीकरण, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। साइंस की बुक हमेशा रीड करो, हमेशा रीड करो। कोष्टक में दिए गए शब्द का चयन करके दिए गए परिच्छेद पूर्ण करो। मतलब यहाँ पे तुम्हें पैराग्राफ दिया है, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स हैं और यहाँ पे तुम्हें ये दिया हुआ है, इसमें से तुम्हें आंसर लिखना है। तो देखो तुम्हारा क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ये इस तरह से जो जो रिक्त स्थान है वो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एल्के निवोरेक्स, बोरेक्स क्यूमेंसिस तथा सुडोमोनास जीवाणु में पिरिडेंस तथा अन्य रसायन को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। इसके लिए तेल की परत को नष्ट करने के लिए जीवाणु के समूह का उपयोग किया जाता है। इन्हें कार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया HCB कहते हैं। ऐसा पाया गया कि आइडोनेला साकिएंसिस प्रजाति के जीवाणु PET का विघटन करते। इस प्रकार कचरे में स्थित रबर का विघटन करने की क्षमता नोकार्डिया नामक कवक की प्रजाति में पाई जाती है। हम लोगों को देखो यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन जो है, रबर में विघटन करने, यहाँ पे कृति पत्रिका 4 में क्वेश्चन था ना, वहाँ पे सभी कवक, वहाँ कवक का नाम था ना, यहाँ पे नोकार्डिया नामक कवक, ये भी लिख सकते हो। फिर एसिडोफिलियम प्रजाति के जीवाणु के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए जीवाणु अम्लीय वर्षा होने के कारण भू प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। फिर यहाँ पे जियोबैक्टर जीवाणु यूरेनियम के घुलनशील लवण को अघुलनशील लवण में रूपांतरित करके भू जल स्रोत में मिलने से रोकते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्य सेवन या मदिरा के सेवन से मानव शरीर पर पड़ने वाले कोई 4 दुष्प्रभाव लिखो। क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है,
देखो मदिरा सेवन से जो है पहली बात तो विषैला रसायन है, तो इसके लिए अस्थायी नशा है, इसका दुष्परिणाम जो स्थायी रूप से होता है। तो यहाँ पर ये जो है अल्कोहल के कारण, जो उसमें अल्कोहल होता है ना, जो नशीला मद्य सेवन जो है वो अल्कोहल होने के कारण क्या होता है, तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क, यकृत की कार्य क्षमता और मनुष्य की आयु कम होती है। किशोर अवस्था के बच्चों के मस्तिष्क विकास के मद्य सेवन में रुकावट का निर्माण होता है। दूसरा, फिर मस्तिष्क की स्मृति क्षमता, अध्ययन क्षमता कम होती है। तीसरा, व्यसनी मनुष्य ठीक ढंग से सोच नहीं सकता, उसके कारण उसके शारीरिक स्वास्थ्य के, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इस तरह से 4 पॉइंट्स है, पॉइंट्स बना के लिखो चाहे पैराग्राफ में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में 3 प्रकार की व्यसनहीनता दिखाई गई है, उसमें होने वाले दुष्परिणाम कौन से। देखो यहाँ पे ये जो है इंजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सिगरेट पी रहा है, यहाँ पे अल्कोहल ले रहा है, तो ये सब क्या है, व्यसनहीनता के प्रकार हैं, है ना। ड्रग ले रहा है ना, इंजेक्ट कर रहा मतलब ड्रग्स का ये जो इस्तेमाल कर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या दुष्प्रभाव है। हमने देखा होगा कि जो है हम उम्र के आग्रह से, कभी कभी ऊंचे रहन सहन के आकर्षण लगने के कारण कभी कभी क्या करते लोग, आसपास के बड़ों का अनुकरण करने के कारण जो बच्चे हैं छोटी उम्र में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जन्य पदार्थ, नशीले पदार्थ, शराब, इनका स्वाद लेकर देखने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसे घातक पदार्थ की वे आदत लगाकर उसका रूपांतरण व्यसनहीनता में हो जाता है। मतलब पहले तो सोचते हैं चलो थोड़ा सा स्वाद लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो आदत बन जाती है, तो व्यसनहीनता हो जाता है। तो इसमें दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, अस्थायी रूप से नशा देने वाले कुछ वनस्पति जन्य नशीले पदार्थ, कुछ रसायन मानवीय तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, हृदय पर दुष्परिणाम करके स्थायी रूप से हानि पहुंचाते हैं। और तंबाकू जन्य पदार्थ से मुंह, फेफड़े का कर्क रोग होता है। कर्क रोग यानी कैंसर, मुंह का या फेफड़ा यानी लंग्स का कैंसर हो जाता है। तो ये सब बहुत ही हानिकारक है, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी एक प्रश्न लिखो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्या दिया है, नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। मतलब तुमको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ के बेस पर तुम्हें एक प्रश्न दिए जाएंगे, उसके आंसर लिखना है। तो पैराग्राफ पहले अच्छे से रीड करना, क्या दिया है पूरा अच्छे से पढ़ना, पैसेज वाला क्वेश्चन होता है ना उस तरह से। अब उसमें क्या बोला है, वैश्विक तपन क्यों बढ़ रही है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसके अतिरिक्त सौर उष्णता के वायुमंडल से उत्सर्जित न होने के कारण वैश्विक तपन बढ़ रही है। दूसरा, कौन सी गैस मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। वैश्विक तपन के कारण किन दुष्प्रभाव में वृद्धि हुई। देखो क्या हुआ, वैश्विक तपन के कारण तापमान में वृद्धि हुई, जिसके कारण क्या हुआ, हिमखंड का पिघलना, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, समुद्र किनारे में स्थित लोगों के जलमग्न होने की घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है। और 4th क्वेश्चन क्या है उसी में ही, वैश्विक तपन के कारण पृथ्वी पर से जीवन को किन खतरों का सामना करना पड़ रहा है। तो वैश्विक तपन में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक आपदाओं की घटना में वृद्धि हो रही है, खाद्य पदार्थ, पानी की कमी हो रही है, सजीवों की प्रजातियां अस्तित्व में, जो उनका अस्तित्व खतरे में आया है, पृथ्वी पर वैश्विक तपन के कारण जीवन संकट में आ गया है। 5वां, हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस का उत्सर्जन पे नियंत्रण करना होगा, नए पौधे लगाना है, शाश्वत जीवन पद्धति अपनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए मूल कोशिका के उपचार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मूल कोशिका जो है उसके आधार पे क्या है, मूल कोशिका का क्या अर्थ है, पहला क्वेश्चन। तो देखो मूल कोशिका क्या है, अविभेदित तथा प्राथमिक स्वरूप की कोशिका है। यह कोशिका स्वयं की पुनरावृत्ति करने की क्षमता रखने वाली मानवीय कोशिका की जनक कोशिका होती है। मूल कोशिका में बहुविधता का गुणधर्म पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कोशिका का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार होता है। गर्भनाल में स्थित जो रक्त अस्थि मज्जा, कोरक पुटी की भ्रूण कोशिका इत्यादि के नमूने को सावधानी पूर्वक जमा करके जंतु रहित करके छोटी छोटी कुपियों में रखा जाता है। इन कुपियों को -135 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री सेल्सियस तक के कम तापमान पर द्रव रूप नाइट्रोजन में रखा जाता है।
इस प्रकार मूल कोशिका का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कोशिका के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मूल कोशिका के स्रोत क्या हैं? गर्भवती माता का गर्भनाल, भ्रूण की कोरक पुटी, पूर्ण विकसित सजीव के शरीर के रक्त अस्थि मज्जा, वसीय संयोजी ऊतक या रक्त आदि मूल कोशिका के विभिन्न स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत के अनुसार मूल कोशिका के कौन से 2 प्रकार हैं? तो स्रोत के अनुसार मूल कोशिका के 2 प्रकार कौन से हैं? भ्रूणीय मूल कोशिका, वयस्क मूल कोशिका। ठीक है, फिर उसके बाद मूल कोशिका के कोई 2 उपयोग लिखो। उनके उपयोग क्या क्या हैं? देखो मूल कोशिका के उपयोग, पहला है पुनरुज्जीवन उपचार। ठीक है, क्या है? सेल थेरेपी, उसमें भी सेल थेरेपी, मधुमेह, हृदय रोग का झटका, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग आदि के कारण निष्क्रिय हुए ऊतक को बदलने के लिए मूल कोशिका का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा ब में क्या है? एनीमिया, लुकेमिया, थैलेसीमिया आदि रोगों से में लगने वाले रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए उसका उपयोग होता है। दूसरा अंग प्रत्यारोपण, यकृत, किडनी जैसे अंग निष्क्रिय होने पर मूल कोशिका से वे अंग बनाकर उसका प्रत्यारोपण किया जाता है। तो इस तरह से हमारा कृति पत्रिका 5 कंप्लीट होता है साइंस 2 का। तो अच्छे से पेपर लिखो, नीट एंड क्लीन, जहाँ ज़रूरी है वहाँ ड्राइंग बनाओ, स्वच्छता से सब पेपर लिखो और जो है अच्छे से पेपर लिखकर अच्छे मार्क्स लाओ बोर्ड में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।